हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, मैंने पहले वीडियो में पहला कॉल कंप्लीट किया। जैसे मैंने कहा था कि 5 वीडियो रहेंगे और सेकेंड वीडियो सेकेंड कॉल का रहेगा। जो सेकेंड कॉल में जो वीडियो रहेगा, मैंने कहा था कि अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स के बेस पे रहेगा। आज यही एक सिनेरियो मैं आपके साथ रियल लाइफ मैस्कुलिन का सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और भी बहुत से मैस्कुलिन्स के कॉल्स मेरे जहन में है, दिमाग में है, मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने यही कॉल चूज़ किया डिस्कस करने के लिए कि मैं चाहता हूँ इस कॉल में बहुत डेप्थ मीनिंग छुपी हुई है, बहुत डेप्थ मीनिंग है जर्नी की। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, तभी ये कॉल को आप समझ पाओगे और डेप्थ मीनिंग तक आप जा पाओगे। ठीक है, बिना वीडियो को स्क्रिप्ट करे हुए आप समझेंगे, अगर देखेंगे तो आप इस कॉल को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इधर हम बहुत डेप्थ में बात करेंगे। जैसे नॉर्मली होता है, मैस्कुलिन ने ईमेल आईडी देखा मेरा चैनल पे, तो उसने मुझे मेल किया। उसके बाद हमने बुक किया काउंसलिंग कॉल। जब शेड्यूल हुआ काउंसलिंग कॉल, जब उसने कॉल किया तो पहला जो वर्ड्स उसने मुझे बोला, सर मैं अपनी जो फेमिनिन है मैंने ब्लॉक कर दिया उसे, हम दोनों अभी सेपरेट में है। तभी बोला, मैं बोला क्या हुआ? नहीं सर, एक्चुअली मैंने उसको 2 चांटे मार दिए, ज़ोर ज़ोर से 2 चांटे मार दिए, वही हमारा लास्ट कनेक्शन था। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, हमने ब्लॉक कर दिया, हम सेपरेट में हैं। तो मैंने बोला खुल के बताइए क्यों अपनी चांटे मारा, क्यों आप सेपरेशन में हैं? ठीक है, तो उसने बोला सर हमारा जो रिलेशनशिप है तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी अभी थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी ये ट्विन फ्लेम कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, ये जर्नी जितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी जर्नी उस वैसी जर्नी या वैसी रिलेशनशिप कोई नहीं है। यानी कि उतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हमारा ऐसा है कि हम दोनों अनमैरिड हैं और हम एक ही कंपनी में काम करते थे। वो मेरी ट्रेनर थी और मुझे ट्रेन कर रही थी। ठीक है, 1-2 महीने 6 महीने तक हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस हम एक एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो मुझसे 5 साल की बड़ी है और प्रोफेशनल में फील्ड में वो मुझसे सीनियर भी है, और उसका कैस्ट अलग है और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और मेरा कैस्ट अलग है, मैं 5 साल का उससे छोटा हूँ और मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरी फैमिली जो है कंप्लीट ऑर्थोडॉक्स फैमिली, यानी कि रिलीजियस जो होती है, कंप्लीट रिलीजियस, हर रिचुअल्स को वो मेरी मम्मी फॉलो करती है, परफेक्टली फॉलो करती है। ठीक है, तो 6 महीने के बाद हम दोनों में कनेक्शन जुड़ा, प्यार हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कहूँगा कि 6 महीने, जिस दिन मैंने उसको देखा या उसने मुझे देखा, तो हमारे बीच में बहुत कुछ चीज़ें एक्चुअली हो रही थी। ठीक है, और मैं ऐसे टाइप का लड़का हूँ, बड़ा शाई टाइप का लड़का हूँ और बहुत मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो एक्सट्रोवर्ट थी। तो हम दोनों के बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो वो खुद ही सामने आई चलकर। तो खुद ही डिस्कस किया, भाई आपसे नहीं, जब से तुझको देखी हूँ मैं, जब से मैं ट्रेन कर रही हूँ तेरे को, तो मुझे ऐसे ऐसे फ़लानी चीज़ें हो रही है। जैसा तुझे देखना, बात करने का मन करना, तो ऑफिस छुट्टी ले लेता है तो मेरा मन नहीं करता ऑफिस आने का, या काम करने का मन नहीं करता। जब तुझे ट्रेनिंग देती है तो सिर्फ तेरे ऊपर ही ध्यान जाता है। एक कॉन्सन, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सन होता है, भाई तू ठीक से कर पा रहा है या नहीं, सीख पा रहा है नहीं। दूसरों के लिए ऐसा नहीं होता, दूसरों के लिए बड़ा कैजुअल होता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार चलो ट्रेनिंग है तो मुझे सिखाना है, बस बात ख़त्म। लेकिन मेरा जब तेरे लिए होता है ना, तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, या पढ़ा नहीं पा रही हूँ, या सिखा नहीं पा रही हूँ, तो या सीख पा रहा है नहीं पा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम दोनों के बीच में हुई, वो सब मुझे शेयर करना है। तो उसने बहुत सी चीज़ें शेयर की 6 महीने बाद, तो वही सामने आई, मैं कभी सामने नहीं आया। हम उसके बाद भी थोड़े दिन कनेक्टेड रहे, बाद हम उसने ही प्रपोज़ किया और बाद हम रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, तो वो पहले से ही बहुत क्लियर थी इस जर्नी को लेकर, ये ट्विन फ्लेम को लेकर। शायद वो जानती थी, वो मुझे हमेशा जब भी हम मिलते थे, एक ही कंपनी में थे हम, एक ही कंपनी में काम करते थे, तो जब भी हम मिलते, अक्सर मिलते थे हम लोग, तो यही बातें होती थी। वो जर्नी के बारे में ही बोलती थी मुझे, ये सब चीज़ों के बारे में समझाती थी। लेकिन क्या होता था, जिस दिन वो समझाती मुझे, जिस दिन ये सब डिस्कस करती, तो मैं बहुत कनेक्टेड फील करता उसकी बातों को। लेकिन क्या होता, वो एक दिन वो कनेक्शन, वो बातें ना मेरे जहन पे रहती थी कंप्लीट एक दिन तक। और जब दूसरा दिन आता था तो मैं कम्प्लीटली वो डिस्कनेक्ट हो जाता था उसकी बातों से, उन वो सब चीज़ों से। तो मुझे ऐसा फील होता है यार ये क्या बकवास है यार, ये नॉनसेंस है। मैं भी किसकी बातों को मान रहा हूँ यार, मैं भी क्या चीज़ों पे बिलीव करके बैठा हूँ। तो अचानक से ऐसा होता था कि बिलीव ही उड़ गया मुझे। जब भी वो फिर से मिलती, फिर से यही बातें होती, हमारे बीच में ज़्यादातर यही बातें होती जर्नी को लेकर। वो चाहती थी कि मैं
अवेकन हूँ, मैं समझूँ इस जर्नी की वैल्यू को, रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को मैं समझूँ। लेकिन वो बोलती थी, मैं कनेक्ट कर पाता था, दूसरे दिन डिस्कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, मैं कभी सीरियस रहा नहीं। वो सीरियस थी, वो रिलेशनशिप से भी ज़्यादा जर्नी को लेकर सीरियस थी। तो वो बोलती थी ये जर्नी से, कनेक्शन से हमारा रिलेशनशिप है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक रिलेशनशिप था, मेरे लिए ना कोई कनेक्शन था, ना वो जर्नी के थ्रू ना मेरा कोई रिलेशनशिप था। सिर्फ रिलेशनशिप मतलब एक कैजुअल रिलेशनशिप था। हाँ, वो बोलती थी मैं कनेक्ट कर पाता था, लेकिन मुझे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, वो चीज़ बिलीव करना बड़ा ही मुश्किल होता था। वो बहुत क्लियर थी। तो हम रिलेशनशिप में थे, तो रिलेशनशिप में रहने की वजह से एक बार वो अपने फैमिली, जो उनके पंडित थे, तो वहाँ भी लेके गए। उसने हमारे दोनों की कुंडली दिखाई, कुंडली मैच नहीं हो रही। पंडित ने बोला कुंडली मैच नहीं हो रही है तुम लोगों की। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे सर, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं जानता हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यही होता है, कॉम्प्लिकेशन से ऊपर उठ के सोचना है आपको, ये सब चीज़ों से बाहर निकलना। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो मैं कुंडली वुंडली पे मैं विश्वास नहीं करता। तो हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। पंडित ने बोला कि कुंडली मैच नहीं हो रही है, हमने दूसरी पंडित को बताया, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ मैच हो रही है, कुछ ने बोला मैच नहीं हो रहा है, कुछ ने बोला कि हाँ थोड़ा कुछ ऊपर नीचे है, वो हम ठीक कर सकते हैं, हम ठीक कर देंगे। तो इट्स नॉट, कुंडली का बड़ा इशू नहीं था। तो बाद उसने मुझे घर भी लेके गई, वो अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस किया। सब में अच्छी बात, उसने मेरे सामने अपनी मम्मी पापा को बोला, लड़कियों को मैं पसंद करती हूँ, आई वांट टू मैरी हिम, सामने बोला। वो बहुत इंट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट थी, मैं इंट्रोवर्ट था, और वो बहुत क्लियर थी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो मेरे घर में क्या हुआ, वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी, भाई तेरी मम्मी को तू बात कर इसके बारे में, तो बात करेगा तो ही वर्कआउट हो गया। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी बड़ी थी, और मैं एक सच में बोलूँ तो मैं भी एक फ़ियर में हूँ, 3D के फ़ियर में हूँ, इनसिक्योरिटी में। मेरी मम्मी को एक हार्ट स्ट्रोक हुआ था कुछ साल पहले, एक बार हो चुका है। डॉक्टर ने बोला अब 2 बार होने से हम बचा नहीं सकते, तो 3 बार होने से। तो जब मेरी मम्मी को स्ट्रोक हुआ था, मैं एक बहुत कंप्लीट फ़ियर में चल गया था कि मेरी मॉम को ऐसा हो गया कि मैं अपनी मॉम को ना खो दूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, मम्मी बॉय हूँ मैं। ठीक है, बहुत मम्मी का मैं बहुत लाडला हूँ, और मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ है, मम्मी ही, मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरी मम्मी कंप्लीट ऑर्थोडॉक्स है और रिलीजियस है। तो मेरी कज़न, रिसेंटली मेरी कज़न भाई की शादी हुई, तो कज़न भाई की शादी हुई, तो वो स्टेटस पे वही, हमारा जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वही स्टेटस की लड़की थी, हमारी कैस्ट की थी, हमारी रिलीजियस की थी वो सब। वो अच्छे अमीर लोग थे। तो सिर्फ मेरे भाई को, जो मेरा कज़न भाई था, सिर्फ उनके घर वाले सिर्फ गिफ्ट, उन्होंने 20 लाख की गाड़ी सिर्फ गिफ्ट दिया। जो 4 व्हीलर कार जो होती है ना, वो 20 लाख की है। तो वो सारे गिफ्ट में दिया, वो जहेज़ नहीं, यानी कि डॉरी नहीं है, वो डॉरी नहीं है, यानी कि सिर्फ गिफ्ट में दिया 20 लाख की गाड़ी। अब तो मेरे मॉम की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत है मेरी शादी को लेकर, कि यार मेरी मॉम भी चाहती है कि ऐसी कोई रिच फैमिली हमें भी मिले, हमारे कैस्ट की लड़की हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, रिच फैमिली से बिलोंग करे। ठीक है, तो ये हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी कि तू मम्मी से बात कर, मम्मी से बात कर करके। और मैं जानता था शायद मेरी मम्मी इस चीज़ को नहीं मानेगी, कि सब में बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारी कैस्ट अलग थी, और हमारा वो 5 साल का डिफरेंस था एज का, बड़ी थी वो मुझसे। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरी मम्मी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं करती वो फैमिली, जो मेरी डीएफ की फैमिली है, वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, वो उनके हाथ से नहीं होगा। तो डायरेक्टली एक बार इसने अपने मम्मी पापा से बात की, मैं भी था सामने, तो मम्मी पापा को बोला उसने, उसके डीएफ ने, कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। तो उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि ठीक है बेटा, तू प्यार करती, तू शादी करना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन हम इनके फैमिली वालों को जाके बात नहीं करेंगे। एक तो हम मिडिल क्लास के, वो रिच फैमिली के, और हमारी कैस्ट अलग है, और तो 5 साल की बड़ी भी है। तो हाँ, अगर उनके मम्मी पापा आते हैं या मम्मी आती है तो ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बैठेंगे, क्या है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद इसने क्या किया, मुझे बड़ा इंसिस्ट कर दिया, तो मम्मी से बात कर, तो मम्मी से बात कर कर ठीक है। तो मैंने क्या किया, मम्मी से बात करने से पहले थोड़ा मैंने एक दिमाग चलाया। तो हमारे घर में जो लड़कियां होती हैं, यानी कि जो बहुएँ होती है, लड़कियां होती हैं, जिस टाइप के वो कपड़े पहनती है, तो मैंने खुद उसको ले गया, मैंने अपने डीएफ को उस तरह के कपड़े लेके उसको दिया। तो मैंने बोला भाई संडे के दिन मैं भी फ्री रहता हूँ, तू भी फ्री रहती, तो संडे के दिन ये कपड़े पहन के आ जा, मैं एज ए फ्रेंड तुझे मम्मी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, तो मम्मी ने, वो आई संडे के दिन, वो एग्जैक्टली जैसे कपड़े मैंने दिलाए थे जो हमारे परिवार में पहनते, वही कपड़े पहन के वो आई, वैसा ही मेकअप करके, यानी कि वैसे ही सेटअप में आई वो। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया मम्मी से कि हाँ, हम ऑफिस में पहले काम करते थे, हम अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, सीनियर हुआ करती थी मेरे।
तो हाँ ये मेरी दोस्त है करके। तो मम्मी बहुत खुश हुई देखकर कि मम्मी को लगा कि वो हमारी कैस्ट किया, क्योंकि इसका जो ड्रेस सेंस था तो मैंने पहले ही उसको बता दिया था कि ऐसा ही तुझे तैयार होना है करके। तो मम्मी खुश हो गई कि मम्मी को लगा कि हमारी कैस्ट की है भाई, रिच फैमिली की है, तो एज का वो सब नहीं, मम्मी को बहुत पसंद आई। मम्मी को पसंद आई, मम्मी ने और मेरी डीएफ ने बहुत अच्छी तरह से बात की। तो मेरी डीएफ चल गई तो मेरी मम्मी को एक्चुअली बाद मैंने कोशिश की, जब मेरी डीएफ घर चल गई तो मैंने मम्मी से बात करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि मम्मी ऑलरेडी देख चुकी है, मम्मी खुश भी नज़र आई उसके सुबह। तो मैंने सोचा कि यार यही सही मौका है, ये लड़की के बारे में बात करते हैं, बोल देता हूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ करके, ठीक है। तो मैं बोलने ही जा रहा था तो मम्मी ने, मेरी जो कज़न भाई की शादी हुई थी, वो कज़न भाई की शादी से रिसेंटली हुई थी, तो उन्होंने उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस किया। मुझे पता था ऑलरेडी कि उन्होंने गिफ्ट में 20 लाख की गाड़ी दी, लेकिन मम्मी ने मुझे खुद बोला कि क्या तुझे पता है क्या, उन लोगों ने सिर्फ गिफ्ट 20 लाख की गाड़ी दिया, और डॉरी तो छोड़ दे, जो मांगा है वो दिया। तो रिच फैमिली की लड़की है, हमारी कैस्ट की लड़की है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है तेरे लिए। अब मैं भी वैसी लड़की देख रही हूँ। हो सके था मैं उनकी फैमिली में, जो तेरी कज़न भाई की फैमिली लड़की को ढूंढा है उन्होंने, उसी फैमिली में एक लड़की है करके मैंने सुना, वही लड़की मैं देख रही हूँ। तो बाद मैंने मम्मी को बोला ठीक है मम्मी, आपको जो पसंद है वो आप चूज़ कर लेना, लेकिन जो लड़की अभी आई थी मेरी दोस्त थी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने बात भी किया, आप खुश भी नज़र आए। तो मम्मी ने बोला कि हाँ लड़की तो अच्छी है, मुझे भी पसंद आई, एवरीथिंग परफेक्ट, सब ठीक है, तो ये क्यों पूछ रहा। नहीं मैं ऐसा ही पूछ रहा था। तो मैं बता नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो मम्मी ने बहुत डिटेल जानने की कोशिश की। मम्मी ने पूछा भाई क्या है लड़की, मतलब कौन है, इसके परिवार वाले कौन है। तो अब मैं झूठ तो नहीं बोल सकता था, तो मैंने बोला कि मुझसे 5 साल की बड़ी भी है और मिडिल क्लास फैमिली से है, और हमारा कैस्ट अलग। तो मम्मी ने डायरेक्ट बोला कि दोस्ती तक रख, लड़की अच्छी है लेकिन दोस्ती तक ठीक है, ये घर की बहू नहीं बन सकती, ठीक है। इतना बोल दिया। उसके बाद मैं आगे ही बढ़ नहीं पाया, मैं बोल ही नहीं पाया कि मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करना। तो मैंने अपनी डीएफ को बोला, डीएफ फिर से मुझसे गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी कि तूने बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला करके। तो मैंने बोला भाई, डीएफ को बोला यार तू समझ नहीं रही है, मेरी मम्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, वो चाहती है कि मेरी उसकी जो लड़की की एज हो मेरे से कम हो, रिच फैमिली से हो, यार कुंडली मिले हमारी, बहुत सी चीज़ें, वो सब चीज़ें मिल ही नहीं रही है, वो मिल ही नहीं रही है। तो इसीलिए इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, हमारा दोनों का झगड़ा हो गया। तो इसने मुझे पूछा कि भाई सर आप बताइए मुझे क्या करना है सिचुएशन। मैंने उसको यही गाइड किया, भाई अज्यूम क्यों कर रहे हो आप, ठीक है आपके मम्मी की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रही है आपकी डीएफ। अब अज्यूम क्यों कर रहे हो, एक बार बात करके तो देखो अपनी मम्मी से, एक बार अपनी मम्मी को इस जर्नी के बारे में बता के देखो। भाई आप 5 साल से बड़ी लड़की से शादी कर रहे हो, मिडिल क्लास लड़की से शादी कर रहे हो, तो भाई आप रीज़न तो बताओ, आप क्यों शादी करना चाहते हो, आप उससे अच्छी लड़की आपको मिल रही है, लेकिन आप फिर उस डीएफ से क्यों शादी करना चाहते हो, मतलब वो लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो जिस जो ऑलरेडी मिडिल क्लास फैमिली से है, आपसे 5 साल की बड़ी है। भाई आपका उनका कुंडली का भी इशू है, और आपका कैस्ट भी अलग है दोनों का, तो आप बात तो करके देखो कि कनेक्शन के बारे में। तो उसने बोला सर नहीं सर, मेरी मम्मी का ऑलरेडी हेल्थ इशू है। क्या हेल्थ इशू? हेल्थ इशू ये है कि उनको बहुत पहले एक हार्ट स्ट्रोक हुआ था, पहली बार डॉक्टर ने बोला कि अब 2 बार इनका हार्ट स्ट्रोक होगा तो वी कैन नॉट सेव, हम बचा नहीं सकते। तो इनको जितना हो सके बीपी का कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी, इनको कोई टेंशन मत दो, कोई ऐसी बात मत करो, या इनके ऊपर कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करो, क्योंकि उनको हर्ट हो, अगर हर्ट होगा, बीपी लेवल अप एंड डाउन होगा तो इनका हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि मैं और मेरी मम हम दोनों बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को हम नाराज़ हो जाते हैं और बहुत हर्ट फील कर लेते हैं। तो मैं हमेशा डरता हूँ कि अगर मैं सच्चाई बोलूँगा, मैं ये तो मैं बोलूँगा कि यार हमारा सोल कनेक्शन है, तो मम्मी बोलेगी पागल है क्या तू, पागल है क्या, वो लड़की ने तुझे ऐसी वैसी बातें बोल के फंसा के रखी है। तो मुझे पता है मम्मी का आंसर क्या होगा, मुझे ऑलरेडी पता है, मम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने उसको वहीं बोला फिर भी, ठीक है आपको पता है आपकी मम्मी क्या बोलेगी, ठीक है, आपको पता है, आप अज्यूम कर रहे हो कि मम्मी ये बोल सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिकली हो सकता है मम्मी कुछ अलग और बोले, मम्मी कुछ दूसरा बोले आपको, हो सकता है उनके मुंह से कुछ अलग सी बातें निकले, आपको भी समझने का मौका मिलेगा कि भाई उनके दिमाग में एक्चुअली वो लड़की के लिए है क्या, क्या चल रहा है। तो आप ओपनली बोलिए, जो भी है सच बोलिए, ओपनली बोलिए कि क्या इशू है, मतलब क्यों आप उससे शादी करना चाहते हो, ऐसा क्या कनेक्शन है। हो सके वो समझने की कोशिश करे, हो सके वो समझ जाए। तो ये लड़का एक्चुअली क्या है, ही इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर। अब इधर देखिए 2 कंडीशन है, फेमिनिन ऐसी है, उसने ऑलरेडी अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है,
इंट्रोड्यूस कर दिया ऑलरेडी, उसने बोल दिया माँ बाप को कि मैं शादी करना है इस लड़के से करके। शी इज़ मेंटली प्रिपेयर, फिजिकली प्रिपेयर। अब ये लड़का प्रिपेयर नहीं है, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं है। जैसा इसने बोला अभी कि मैं मम्मी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी में, ये फियर में है, ये अज्यूम कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। ये जर्नी में सिर्फ बैठे बैठे ओवर थिंक करना या अज्यूम करना डज नॉट वर्क। जर्नी में कुछ भी नहीं बदलता अगर सिर्फ आप बैठ के कोने में ओवर थिंक कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। नहीं, यू शुड टेक एक्शन। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो करना चाहिए इंसान को। जो भी होगा बाद में देखेंगे, हमारे फेवर में होगा या नहीं होगा, दैट इज़ सेकेंडरी। तो हमें एक अटेम्प्ट ज़रूर करना है, तभी चीज़ें बदलती है इस जर्नी में। बहुत से लोग यही करते हैं, सिर्फ ओवर थिंक करते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को अज्यूम 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 करते रहते हैं, और चीज़ें और ख़राब होने लगती है और नेगेटिव होने लगती है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये फाइनली ये कॉल में ये हमने सीखा, और ये सीखा हमने कि लड़का मेंटली प्रिपेयर नहीं है, लड़की मेंटली प्रिपेयर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में हो, तो मैंने लड़के को पूछा तो आप रिलेशनशिप में हो ना? हाँ सर रिलेशनशिप में है, लेकिन हमारा रिलेशनशिप उतना डेप्थ में नहीं गया। यानी कि क्या होता है, जब उसके माँ बाप उसके घर में नहीं होते तो वो मुझे बुलाती है, कभी कभी मैं भी जाता हूँ। तो जब उसके माँ बाप नहीं होते हैं, या कभी कभी माँ बाप भी होते हैं, ऐसा नहीं, हम बहुत क्लोज़ है फैमिली के, मैं भी बहुत क्लोज़ हूँ उसके माँ बाप से। तो एक से दो बार ऐसा हुआ है कि भाई माँ बाप नहीं है घर पे, वो अकेली है, तो उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि आप आओ बात करनी है। तो वो खुद बोलती है कि आई वांट टू, मुझे फिजिकल होना है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो प्रिपेयर है फिजिकली मेंटली इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर है। शी इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझसे ही शादी करना है। लेकिन मुझे पता है मेरी मॉम नहीं मानेगी इस चीज़ को, वो अज्यूम कर रहा है नहीं मानेगी। तो मैंने, उसने बहुत एक से दो बार ऐसा माहौल था कि यार हम अकेले मिले थे, तो वो बोलती थी कि मुझे क्रेविंग होती है फिजिकल, तुझे भी क्रेविंग होती है क्या, वो पूछती थी। तो मैं बोलता था कि हाँ यार मुझे भी होती है, तुझे भी होती है, कॉमन चीज़ है, हम दोनों को होती है, और मैं भी उसके साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, वो भी होना चाहते। लेकिन वो बोलती है चल अब कोई नहीं घर पे, हम फिजिकल होते, ये चल हम कहीं चल के फिजिकल होते। तो मैं हमेशा, वो जब भी बोलती है मैं मना करता, नहीं यार मुझे फिजिकल नहीं होना। तो इस बात को लेकर वो गुस्सा करती, चिढ़ती है। तो ये रिलेशनशिप बढ़ाना ही नहीं चाहता बस, तो अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी श्योर नहीं है। तो वो ठीक बोलती है, मैं मेंटली फिजिकली भी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के, मेंटली भी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो ये प्रॉब्लम हमारी यूनियन में आ रही है। तो एक बार क्या हुआ, मैंने, वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती रही मम्मी से बात कर, मम्मी से बात कर, लेकिन मैं डर के मम्मी को, अगर मम्मी मना कर देगी, अगर मैं मम्मी को कुछ रिक्वेस्ट करूँगा, इंसिस्ट करूँगा, तो कहीं वो बीपी लेकर हार्ट स्ट्रोक ना हो जाए, डर के मैंने कभी बात नहीं की। इस बात को लेकर झगड़ा हो गया हम बीच में। तो उसने ये एक ऐसी बात कह दी तो मुझे बहुत बुरी लगी। तो ये यूनियन, हमारी शादी सिर्फ तेरी माम की वजह से नहीं हो रही है, तो ये काम करते हैं हम दोनों, तेरी माम मरने तक रुक जाते हैं। तो ऐसा बोल दिया उसने। तो मुझे बड़ा गुस्सा है कि अब मैं तुझसे शादी करने के लिए या तू मुझसे शादी करने के लिए मेरी मॉम मरने तक मुझे रोकना पड़ेगा क्या, मुझे वेट करना पड़ेगा कि मेरी मॉम कब मरेगी क्या, ऐसा बोल रही है क्या करके मुझे दो चाटे मैंने उसको लगा दिए ज़ोर से। तो वो हमारा लास्ट डे था, हमने सेपरेशन में आ गए। वो बोली कि तुम प्रिपेयर नहीं हो, तुम अभी भी तैयार नहीं हो, तुम डर इनसिक्योरिटी में हो, तुम फियर में हो 3D के, तुम्हें अभी तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करके। आप यही बात बोल के वो उसने ब्लॉक कर दिया, मैंने भी ब्लॉक कर दिया, हम सेपरेट में अभी है, ठीक है। चलिए, ये कॉल के थ्रू हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, बहुत डेप्थ मीनिंग, जैसे मैंने बोला था बहुत डेप्थ मीनिंग है। तो बहुत से लोग ये बड़ा दिमाग ख़राब कर लेते हैं, और बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं, सोचते भी हैं कि काश हमारी शादी कार्मिक से ना होती। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं ऑलरेडी कार्मिक से शादीशुदा होके फंसे हुए हैं, तो आज भी सोचते हैं काश मेरा DMDF मेरी शादी से पहले मिला होता, काश मैं कार्मिक रिलेशनशिप के बंधन में ना फंसी होती, मेरे बच्चे ना होते, तो आसानी से हमारी शादी हो जाती और यूनियन हो जाता, ठीक है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि यूनियन क्या है एक्चुअली, कहाँ परमानेंट यूनियन क्या है और एक्चुअली यूनियन क्या है, हमें ये समझना है। बहुत से लोगों को यूनियन भी पता नहीं है क्या है करके। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं मेरी काश मेरी शादी नहीं होती तो मेरे क्या होता, मेरी शादी मेरे DMDF से हो जाती, तो ये गलत फहमी है आपकी। अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरी शादी ना होती, मेरे DMDF से बच्चे ना होते, तो हमारी शादी पहले मिलती तो शादी हो जाती, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये सब एक सोचने की बात है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं काश मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट में मेरे यूनियन लिखा होता तो मेरा यूनियन हो जाता। शायद मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन नहीं है, इसलिए मेरा यूनियन नहीं हो रहा। तो मैं आपको ऑनेस्टली एक रिव्यू देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे और काउंसलिंग कॉल के बेस के ऊपर। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन है या आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन नहीं है, ये मैटर नहीं करता।
डज नॉट मैटर। मैटर करता है कि आप प्रिपेयर हो या नहीं प्रिपेयर हो एक दूसरे के लिए। अब प्रिपेयर का मतलब क्या है? बहुत से लोग मुझे आके बोलते हैं सर हमारे यूनियन हो गया, यूनियन हो गया। मैं बोलता हूँ कैसा कैसा? वो बोलते हैं सर हमें बड़ा मौका मिलता है मिलने का, अकेले रहने का। तो हम फिजिकल होते रहते हैं, एक बार नहीं 10 बार होते रहते, कभी होटल में कभी घर पे होते रहते। तो हमारा यूनियन बहुत बार हो गया सर, एक बार नहीं 10 बार हो गया। तो क्या फिजिकल होना, एक दूसरे के साथ सेक्स में इन्वॉल्व होना ही यूनियन कहते हैं? क्या इसे यूनियन बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं सोल मर्ज। एक दूसरे की बॉडी के थ्रू एक दूसरे के सोल के साथ मर्ज होना, इसको बोलते हैं सोल मर्जिंग। ये ऑलरेडी ये सोल मर्ज या सोल यूनियन या स्पिरिचुअल यूनियन जो होता है ना, ये इस दुनिया में अब धरती पे अब जन्म भी नहीं लिया, उससे पहले ही आपकी सोल यूनियन हो गया है, स्पिरिचुअल यूनियन हो गया है। बस अब डिफरेंस क्या है, उधर सोल लेवल पे होता था यानी कि बॉडी नहीं होती थी, लेकिन इसी धरती पे वही हो रहा है जो स्पिरिचुअल दुनिया में होता था, यानी कि सोल मर्ज स्पिरिचुअल मर्ज होता था, वहीं इधर भी हो रहा है। डिफरेंस ये है आपके पास बॉडी है, दोनों के पास फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के थ्रू आप मर्ज हो रहे हो, ऊपर डायरेक्ट मर्ज हो रहे हो, यानी कि फिजिकल बॉडी नहीं है आपके पास, इतना ही डिफरेंस है। इसको यूनियन नहीं बोलते, इसको सोल मर्ज कहते हैं। तो ये सोल मर्ज है, तो यूनियन किसको बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं फिजिकल से भी ज़्यादा, यानी कि दोनों तरफ से प्रिपेयर होना, मेंटली फिजिकली, लेकिन द हाई प्रायोरिटी इज मेंटली प्रिपेयर होना। अब व्हाट यू मीन बाय मेंटली प्रिपेयर होना? अब मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब क्या है सर? तो मेंटली प्रिपेयर होना मतलब एक ही लेवल के कॉन्शियस पे काम करना, एक ही लेवल पे अवेयरनेस पे, एक ही बिलीव, एक ही थॉट्स, एक ही प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, दुनिया को देखने का भाई एक ही नज़रिया होना चाहिए, इस जर्नी को समझना चाहिए, एक दूसरे की रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को समझना चाहिए, एक दूसरे की इमोशंस को, फीलिंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर हो जाना, जैसा कि एक ही क्लास के स्टूडेंट है, जैसा एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और एक ही एग्ज़ाम में जब बैठे हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा है उनको, यानी कि एक ही क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक ही क्वेश्चन का आंसर, दोनों अलग अलग आंसर, ये क्वेश्चन तो एक ही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आंसर अलग अलग दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जब आप आंसर अलग अलग दे रहे हो, उसका मतलब यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर। जब यू आर एबल टू आंसर, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला, एक ही क्वेश्चन है, दोनों को सेम क्वेश्चन है, आप उसी एक ही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को जब आप दोनों सेम आंसर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूनियन, यानी कि आप वो एक दूसरे के वाइब्रेशन से कंप्लीटली मैच कर रहे हो। मैच इसलिए कर रहे हो, आपके कॉन्शियस लेवल एक है, आपका ग्रोथ लेवल एक है, अवेयरनेस लेवल एक है, आपके बिलीफ, थॉट्स, प्रोस्पेक्टिव, दुनिया को देखने का नज़रिया, जर्नी को देखने का नज़रिया, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया, एक फीलिंग को, इमोशंस को इंपॉर्टेंस या रिस्पेक्ट देने का नज़रिया एक ही है। तो इसीलिए क्या कर रहे हो, अब एक ही क्वेश्चन पेपर को, एक ही क्वेश्चन को सेम तरीके से आंसर दे रहे हो, सेम, तो उसका मतलब है आप वाइब्रेशनल मैच करो, इसको बोलते हैं मेंटली प्रिपेयर करना। अब इधर क्या हो रहा है, आप एक ही क्लास के स्टूडेंट हो, एक ही स्कूल के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन पेपर भी एक ही है, क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन आंसर आप डिफरेंट दे रहे हो, तो ये है क्रैश, ये क्रैश हो रहा है, तो इधर हो रही है प्रॉब्लम। अब एक चीज़ हम देखेंगे, गौर करेंगे, तो वो फेमिनिन, जैसा फेमिनिन ने बोल दिया, तो ये फेमिनिन की भी एक गलती है, इसने भी एक ये मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होने के बावजूद भी एक गलती की, इसने ये बोला इस मैस्कुलिन को, तेरी मम्मी मरने तक रुक जाएंगे, मम्मी मरने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तेरी मम्मी ही बीच में आ रही है हमारी शादी की यूनियन की। नहीं, ये फीमेल ने नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, ये इसकी मम्मी की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है खुद ये इसका जो डीएम है, जो मैस्कुलिन है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ना ये बंदा फिजिकली तैयार है, ना ये बंदा मेंटली तैयार है, ना ये बंदा मेंटली प्रिपेयर है, ना फिजिकली प्रिपेयर है, इसीलिए ये अभी भी फियर्स में है, अभी भी अपनी माँ इनसिक्योरिटीज़ में, अभी भी इसकी माँ से बात करने के लिए डर रहा है, ये चीज़ों को सिर्फ अज्यूम कर रहा है, एक दिन ओवर थिंक कर रहा है, अज्यूम कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, अज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है लड़की, प्रॉब्लम लड़की की वजह से हो रही है, यूनियन लड़की की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन इसको लगता है ये फेमिनिन को कि इसकी माँ की वजह से नहीं हो रही, इसमें कोई इसकी माँ की गलती नहीं है, ये लड़के की गलती। तो जैसा मैंने कहा, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन है या नहीं है, डज नॉट मैटर, मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है प्रिपेयर करो, अपने आप को, दोनों को प्रिपेयर करो। अगर ये लड़का भी उस लड़की के साथ प्रिपेयर हो जाता, यानी कि उसके मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल पे मैच कर लेता, तो अचानक से, अच्छा से मैं ये 100% कहूँगा कि ट्विन फ्लेम एनर्जी इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, इतनी ट्रांसपेरेंट एनर्जी होती है, सिर्फ इनकी दोनों की एनर्जी ही जाके उसकी मॉम को ट्रिगर करती। ट्विन फ्लेम की एनर्जी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी किसी भी सोल से वो कनेक्ट कर सकती है, ठीक है।
तो इसकी मॉम की सोल से कनेक्ट करके खुद उसके माइंड की फ्रीक्वेंसीज को ट्रिगर करके उसके माइंड के फ्रीक्वेंसी को चेंज करती, इसकी उसकी मॉम की, डीएम की मॉम की। और जैसा ही वो चेंज करती उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता, उसका बिलीफ प्रोसेस पैटर्न चेंज हो जाता। तो मतलब वो खुद मान जाती उसकी माँ की यूनियन, शादी के लिए यूनियन के लिए मान जाती। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है कि एक बंदी मेंटली फिजिकली प्रिपेयर है और एक बंदा जो है जो डीएम है वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर है ही नहीं। तो प्रॉब्लम हो रही है डीएम की वजह से, ठीक है। तो ये है यूनियन, परमानेंट यूनियन। मेंटली प्रिपेयर करना फिजिकली सेकेंडरी, प्राइमरी मेंटली प्रिपेयर करना इज ओनली कॉल्ड ए परमानेंट यूनियन, इज कॉल्ड ए डिवाइन यूनियन। अब जो फिजिकली लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे के साथ फिजिकल या सेक्स में इन्वॉल्व, इज ओनली ए सोल मर्जिंग, इट्स नॉट ए यूनियन। ये सोल मर्जिंग है। सोल मर्जिंग की बात नहीं कर रहा मैं बात करूँ यूनियन की, यानी कि मेंटली एक दूसरे को वाइब्रेशन थ्रू मैच करना, थॉट्स प्रोसेस के थ्रू मैच करना, बिलीफ पैटर्न के थ्रू मैच करना, हाई कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के थ्रू एक दूसरे को मैच करना, फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक दूसरे को मैच करना, दैट इज कॉल्ड परमानेंट यूनियन। अगर ये मेंटली आप मैच कर लेते हो, वाइब्रेशनल मैच हो जाता है, तो आपका यूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और आपके बीच में कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट सेपरेशन आता ही नहीं। बहुत स्मूथली आपकी लाइफ, एक हैप्पीली लाइफ, एक ग्रोथ के सबब, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के सबब गुजरती है। चलिए, ये कॉल की एंड में हमने बहुत कुछ सीखा। जैसा मैंने बोला डेप्थ मीनिंग मिलेगी, तो पहले हमने ये सीखा कि यूनियन का मतलब होता है मेंटली, फिजिकल से भी पहले मेंटली एक दूसरे को प्रिपेयर करना। इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया, एक ही स्कूल के एक ही क्लास के स्टूडेंट है, एक ही एग्जाम का पेपर है, एक ही क्वेश्चन है, अगर वो एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरह का आंसर दे रहे हैं तो वो यूनियन में नहीं है, यानी कि प्रिपेयर नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन को दोनों एक ही तरह का आंसर दे रहे हैं, दे आर इन यूनियन, एक्चुअली दे आर इन यूनियन, दे आर प्रिपेयर फॉर यूनियन, ठीक है। तो ये यूनियन होता है फिजिकल से भी ज़्यादा मेंटली एक दूसरे को प्रिपेयर करना, इट्स कॉल्ड ए परमानेंट यूनियन। और जो सोल फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ बॉडी के थ्रू, इट्स ओनली ए सोल मर्ज, इट्स नॉट ए यूनियन। ये हमने सीखा। और इधर क्या सीखा हमने कि ये फेमिनाइन माँ के ऊपर ब्लेम करी थी, लेकिन माँ की कोई गलती नहीं है, गलती है इसके डिवाइन मैस्कुलिन की, ये खुद प्रिपेयर नहीं है। और हमने ये सीखा इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन लिखा है नहीं लिखा, ये मैटर नहीं करता। एक दूसरे के साथ प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करने के बाद ही यूनिवर्स आपको हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ आता है। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसा यूज़ करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, यूटिलाइज़ करते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। और वो भी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत से लोगों को लगता है काश मेरी शादी मेरी कार्मिक से ना होती, मेरे बच्चे ना होती, तो अगर मेरा DMDF मेरी शादी से पहले मिला होता तो मेरी शादी हो जाती, उसके साथ यूनियन हो जाती। नहीं होगी। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन लिखा भी रहेगा, अगर आप प्रिपेयर नहीं है तब तक यूनियन नहीं होगा। हो सकता है लाइफ स्पैन भी कम पड़ जाएगा, आपको दूसरा लाइफ लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी यूनियन बिल्कुल भी नहीं होगा तब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे। तो ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल दीजिए, मेरी शादी ना होती तो मेरी आज मेरे DM से DF से शादी हो जाती, ठीक है। आई होप कि आई हैव क्लियर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन ये कॉल मैंने पर्पसफुली लेके डिस्कस किया क्योंकि आपको समझ में आए ये चीज़ों के डीप मैसेज क्या है, ठीक है। इसके अलावा कुछ है तो आप कमेंट में तो पूछ सकते हो, काउंसलिंग के लिए मेल ID है तो मेल कर सकते हो, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। शुक्रिया जी सुनने के लिए मुझे।